बिहार सिटीजन में आज हमारे साथ हैं महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड अजय कुमार। आइए इनसे पूछते हैं विभूतिपुर की जनता के लिए ये आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद क्या करेंगे और अभी इनकी चुनावी तैयारी कैसे चल रही है। नमस्कार सर, पहले कुछ अपने बारे में बताते हुए जनता को संबोधन कीजिए कि बताइए कैसे काम करेंगे इस क्षेत्र में आप। नमस्कार, मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के स्टेट सेक्रेटेरिएट का मेंबर आज हूँ और उससे पहले मैं 15 साल समस्तीपुर का जिला का मैं सेक्रेटरी रहा। उससे पहले नौजवान सभा का 4 साल मैं प्रेसिडेंट रहा। फिर एसएफआई का उससे पहले जो है 7 साल मैं प्रेसिडेंट रहा। कुल मिला करके मैं इस जिले के अंदर अगर सबको जोड़ दीजिए तो तकरीबन 27-28 साल की राजनीतिक जिंदगी मेरी यहाँ पर होती है। और वहाँ से मैं काम की शुरुआत किया था और उसके बाद लास्टली मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में आया तो इस जिले के अंदर जो है सामंती जुल्म की घटना के खिलाफ और सामाजिक जुल्म के मुद्दों पर बहुत लड़ाई में लड़ा। और मैं जमीन के आंदोलन को भी, भूमिहीनों को जमीन मिले उसके सवाल पर भी कई बड़ी बड़ी लड़ाई हमने लड़ा और उस लड़ाई का अंजाम भी मिला। गंगोली कोठी की ज़मीन, आलमपुर कोठी की ज़मीन और फिर जो है रायपुर महंत की ज़मीन, फिर जो है जगतानंद सिंह की ज़मीन, इन सारे ज़मीनों पर जो है हमने जो है गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा। उनके हदबंदी से फाजिल ज़मीन को उनके पक्ष में गया और सब ज़मीन पर कब्जा, पर्चा भी सरकार ने उसको दिया। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में आने से पहले भी मैं 2 बार उजियारपुर के विधानसभा को चुनाव को मैं लड़ा, 10 में और फिर 15 में। दोनों बार वहाँ पर लगभग 20,000 के करीब वोट जनता ने दिया था, लेकिन तब हमारा किसी से गठबंधन नहीं था और सिर्फ मैं सीपीआईएम की ओर से मैं लड़ रहा था। आज इस बार बदली हुई परिस्थिति में जो बिहार की हालात है और देश की हालात है, उसमें वामपंथ ने तमाम लेफ्ट को जोड़ते हुए और सेकुलर ताकत को जोड़ते हुए राजद और कांग्रेस को लेते हुए ये गठबंधन बनाया। और गठबंधन का नेतृत्व जो है, जाहिर है सेकुलर ताकत की बड़ी पार्टी राजद है, वो नेतृत्व कर रही है और उसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है। तो उजियारपुर राजद की ओर चला गया वो सीट गठबंधन में और विभूतिपुर सीपीआईएम को मिला। और जब सीपीआईएम को मिला तो उम्मीदवार के तौर पर मुझे बना करके सीपीआईएम ने दिया और गठबंधन की तरफ से मुझे जनता के बीच आशीर्वाद के लिए भेजा गया। मेरा पर्चा दाखिल किया गया आज 14 को पिछले, और 14 के बाद मैं लगातार जनता के बीच में घूम रहा हूँ। दरअसल यहाँ के मुद्दे बहुत ही गहराया हुआ है और वो मुद्दा है कि विभूतिपुर को 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। एक विभूतिपुर का 29 पंचायत का जो हेडक्वार्टर है, ब्लॉक, अंचल, थाना। दूसरा जो है कि दलसिंह सराय का 6 पंचायत जो है, दोनों जगह के 2 मुद्दे हैं। विभूतिपुर का मुद्दा है कि जब 10 साल से राम बालक जी यहाँ पर बने हैं विधायक और वो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना शुरू किए, तो उनके प्रतिनिधित्व करते हुए इस इलाके में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ब्लॉक में कोई काम बिना पैसा लिए हुए आपका नहीं हो सकता। अंचल में दाखिल खारिज के लिए 6,000 रुपये की नजराना लिए बिना नहीं होता है। साधारण सा कागज जब आप मांगते हैं, आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो इन सारे प्रमाण पत्र के लिए आपको अगर 500 रुपया देते हैं तो 1 दिन में बनता है, नहीं देते हैं तो लोक सेवा का अधिकार का कानून पढ़ाया जाता है। तो ये सवाल जो है, मूल सवाल ये है। और थाने पर जो है 5,000 से कम पर कोई एफआईआर नहीं होता है। इसीलिए आज लोग त्रस्त हैं, लोग मुश्किल में हैं और ये जिन्हें रोकने की जवाबदेही थी वो खुद उसमें शागिर्द है। विधायक जी खुद उसमें शागिर्द हैं, वो सभी जगह से पैसा बांधे हुए हैं, इसीलिए वो पैसा लेते हैं। ये नहीं रुकता है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में छटपटाहट है और अपराध में वृद्धि हुई है, आपराधिक घटना में वृद्धि हुई है। रोज गोली चलता है, सीने में गोली लगती है, बलात्कार की घटना घटती है, बैंक से रुपये लूटे जाते हैं, सीएसपी केंद्र से बाइक लूटे जाते हैं और जब एफआईआर करने कोई भी पहुंचता है तो पहले से ही अपराधी वहां बैठे रहते हैं। इसीलिए आज लोगों में बहुत गुस्सा है और बदलने का मन बना चुका है। ये इस इलाके के लोगों का, उस इलाके के लोगों का है कि पूरे 10 साल में कोई योजना विधायक जी दिए ही नहीं और इन जनरल वोट के बाद कभी उधर वो गए ही नहीं। लोगों में गुस्सा है
और बदलने का मन बना लिया है, यहाँ तो लड़ाई सीधे आमने सामने है। एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता को फैसला करना है और बदलने का मन बनाया है। मैं समझता हूँ कि पिछले जो संघर्ष हमारे रहे हैं, हमारी पार्टी का जो संघर्षों में योगदान रहा है, तो उसके आधार पर और आज बिहार की जरूरत है, बिहार की जरूरत है कि महागठबंधन की सरकार बने। तो जब इतना बड़ा महागठबंधन बन गया है तो निश्चित तौर पर राजद का, कांग्रेस का, सीपीआई का, माले का, सब के कार्यकर्ता मिलकर के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता संयुक्त रूप से संघर्ष चला रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर 243 सीट पर संयुक्त रूप से चल रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार में उनका जाना तय है, एनडीए के गवर्नमेंट को, और महागठबंधन का आना भी तय है। इस विभूतिपुर से भी मैं समझता हूं कि जनता उनको इस बार छुट्टी करेगी। बिना काम किए मजदूरी जो मांग रहे हैं तो उन्हें मजदूरी नहीं देगी और नए सेवक के रूप में निश्चित तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार में अजय कुमार को जरूर स्वीकार करेगी, आशीर्वाद देगी। और आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोगों की भीड़ हर जगह जमा होती है, युवाओं का फौज मेरे साथ चलता है। तो मैं समझता हूँ वो अपने 7 निश्चय योजना को ही विकास समझते हैं और इससे पूर्व में जो 15 साल थी आरजेडी की सरकार की, उनको गिरा देती है और उनसे सवाल किया जाता है उनके विधायकों से, तो उनका भी यही कलाम रहता है कि आप पुराने समय को उठा के देखिए और अभी जो कारखाने नहीं लगे 15 साल के कार्यकाल में, तो सर आपकी सरकार जब आती है गठबंधन की, तो सर इस मामले को किस तरीके से आप देखिएगा? नहीं, इसमें 2-3 सवाल आपने उठाया है कि देखिए, पिछली जो सरकार थी उसके बाद जो आज की हालत है कि जो काम 7 निश्चय योजना की चर्चा किया, उसी को विकास मानते हैं। तो 7 निश्चय योजना में क्या है? नली गली है, नल जल है, वो ये सारी चीजें हैं और इन सारे चीजों में लूट हुआ है। अगर हमसे पूछिएगा तो काम कम हुआ है, लूट ज्यादा हुआ है। पानी का नल जरूर लग गया है, पानी कहीं नहीं गिरता है और उसकी क्वालिटी जो है इतना गंदा है कि उसमें एक्सटॉर्शन हुआ, पैसे का मनी एक्सटॉर्शन हुआ और पैसे के जमा करने के लिए उसने अपने बिचौलिए के माध्यम से किया। ठेकेदार कौन है? वो जदयू के लोग हैं या फिर बीजेपी के लोग हैं। तो ये, और नली गली में भी आप यही कह सकते हैं, नली गली में भी यही भारी लूट हुआ है। इसीलिए, और दूसरा अभी जो पोखर के भिंडा जो है, जो जल जीवन हरियाली के नाम पर जो किया है, गरीबों को उजारने का वो साजिश हुआ है। वहाँ भूमिहीन है, दलित है बसे हुए और उनको उजारने का साजिश। एक एक पोखर के सौंदर्यीकरण पर 2.5 करोड़ तक का जो एस्टीमेट बनाया है और उसमें 50 लाख भी खर्च नहीं किया, तो 2 करोड़ कहाँ गया? लूट करके ले गया। तो ये सारी चीजें, और इससे ये भी एक बड़ा इशू है, इस पर भी लोगों की नजर है। सर, अगर करप्शन के मुद्दे पर बात किया जाए तो करप्शन पूरे भारत में है, बिहार में भी उसी तेजी से बढ़ा हुआ है। तो इस करप्शन को कैसे खत्म किया जाए अगर आपकी भी सरकार आती है? क्योंकि करप्शन तो बहुत, ये जड़ जो है फैला हुआ है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर में, और जब आप किसी जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, हम तो डायरेक्ट दे नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, और आप देते हैं तो हम लेते हैं। या फिर किसी प्रशासनिक व्यक्ति से भी पूछा जाए तो वो बोलते हैं कि आप देते हैं तो हम लेते हैं। तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा और आपकी सरकार आएगी तो फिर इस पे कैसे काम करेगी? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन, आप इसको क्लियर होइए। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी बंगाल में, लंबे समय तक रही, वहाँ कोई करप्शन नहीं था। एक एमएलए के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा। ज्योति बाबू देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का उनका इतिहास है। आज हमारी पार्टी की जो है केरला में हुकूमत है, कोई करप्शन नहीं है। इसीलिए पूरे देश के अंदर करप्शन है। एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि केरल को छोड़ करके, बंगाल को, उस समय की हुकूमत को छोड़ करके, त्रिपुरा में मानिक सरकार जो चीफ मिनिस्टर थे उनके हुकूमत को छोड़ करके, बाकी जगह तो करप्शन है था। तो सर, मेरी पार्टी की जब हुकूमत बनेगी तो मैं इस सवाल का मजबूती के साथ जवाब दे पाऊंगा। आज गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि गठबंधन में हमारी पार्टी जो है, कोई गवर्नमेंट में, हमारी जो नीति कहती है, जो संविधान कहता है, सरकार में हम नहीं जाएंगे। हम बाहर से समर्थन करते रहेंगे, लेकिन हमारा ये दायित्व हो जाएगा कि सरकार जो वादे करके आएगी
उस वादे के साथ अगर वादा खिलाफी करेंगे तो जनता की तरफ से पहरेदारी करने का काम हम लोग करेंगे और वहां पर लगाम लगाने का काम हम लोग करेंगे। सर, इस इलेक्शन से पहले अभी बहुत बड़ा आपदा आया, कोरोना काल आया, उसके बाद फिर बाढ़ आया। अब बाढ़ में जो सर किसानों का फसल जो नुकसान हुआ, सर ये सबसे बड़ा एक मामला है कि किसान जो खेती करता है वो समझिए कि सर एक एक रुपया जमा करके अपने खेती के लिए वो फसल लगाता है, लेकिन अभी प्राकृतिक आपदा में उस बाढ़ में सारा फसल उनका नुकसान हो गया। फिर एक बड़ा मुद्दा था कि बड़ा मामला आया कि कोरोना काल। तो सर इसमें जो लोग परेशान हुए, सरकार ने कहाँ तक उनका हेल्प किया? आपके सामने ये सब बातें आई होंगी, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल में जो सरकार की जवाबदेही थी पूरी तौर पर उसमें वो फेल हो गई। कोरोना काल में जो सरकार की जवाबदेही थी जनता के प्रति, उसको नजरअंदाज कर दिया, कोई काम नहीं किया। मैं साफ कह रहा हूँ, कोई काम नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं था, मजदूर पैदल आए, उनके पास बोलने का कोई जवाब नहीं है। 1800 किलोमीटर चल करके लोग पैदल आए। 750 मजदूर, 68 लाख बिहार के मजदूर बाहर थे। 750 मजदूर आने में रास्ते में जो है वो छटपटा करके दम तोड़ दिया, मर गए, कोई काम नहीं किया। अतिवृष्टि से जो फसल का नुकसान हुआ, इसके लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है और उनके पास योजना गरीब किसान मजदूर के लिए है ही नहीं। उनके पास योजना मुट्ठी भर चंद पैसे वाले लोगों के लिए है। इसीलिए इस सरकार की छुट्टी होनी